हेलो एवरीवन, आई एम पूजा राउत। वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। सो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारा जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो 7 चैप्टर था, दैट इज एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज से रिलेटेड हमारे जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे बच्चों, उसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। और बच्चों, ये हमारा चैप्टर 7 का जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है वो पार्ट 2 है। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने बच्चों पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था। आई होप सो बच्चों वो आपने देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है बच्चों, सो बच्चों देख लो, क्योंकि बच्चों वो आपकी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी डल चुका है। ठीक है बच्चों, और उससे पहले हमने पूरा जो चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया है। सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। सो बच्चों, स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशन है हमारे चैप्टर नंबर 7 के। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एनसीईआरटी सॉल्यूशन से, तो हमने 12 क्वेश्चन जो थे बच्चों वो ऑलरेडी पहले वाली वीडियोस में कंप्लीट कर लिए। रिमेनिंग जो क्वेश्चंस बच गए हैं बच्चों वो हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? व्हाई आर रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय मोर इन अ अर्बन एरिया देन इन अ रूरल एरिया? क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भाई जो सैलरीड एम्प्लॉयड जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज हैं वो अर्बन एरिया में ज़्यादा क्यों है और रूरल एरिया में कम क्यों है? तो सिंपल सी बात है, हमने एक चीज़ देखी है, हमारी कंट्री की ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है बच्चों कहाँ पे है? हमारी कंट्री की ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो मैम रूरल एरिया में, और लेस पॉपुलेशन कहाँ है? अर्बन एरिया में। अब जो रूरल एरिया में जो पॉपुलेशन है बच्चों, अब वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? सो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी कि ज्यादातर लोग किस में लगे हुए हैं? एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, यानी ज्यादातर लोग प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं। वहीं अगर हम अर्बन एरिया की बात करें तो अर्बन एरिया में बच्चों प्राइमरी एक्टिविटी कम है, सेकेंडरी और जो हमारी टर्शरी एक्टिविटी है, टर्शरी सेक्टर है, वो ज्यादा है हमारे अर्बन एरिया में। अब इसमें भी हम देखेंगे अर्बन एरिया में बच्चों जो हमारी सेकेंडरी या फिर हम कहें जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय है वो अर्बन एरिया में इसलिए ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे बच्चों बेटर अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे एजुकेशन है, वहाँ पे अच्छी खासी टेक्नोलॉजी है। इसीलिए ज़्यादातर जो हमारे वेज फोर्स है, ज़्यादातर हमारी जो वर्क फोर्स है वो ज़्यादातर क्या है? अर्बन एरिया में रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय। वहीं अगर हम रूरल एरिया की बात करें, सो रूरल एरिया में हमें सेल्फ एम्प्लॉयड ज़्यादा देखने को मिलता है, अर्बन एरिया में हमें रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय ज़्यादा देखने को मिलता है। अब बच्चों इनका कर लेते हैं कंपैरिजन कि क्या है अर्बन एरिया में क्यों, अर्बन एरिया में जो क्यों रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय ज़्यादा है, वहीं रूरल एरिया में क्यों रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय कम है। सो बच्चों सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा, इन अ रूरल एरिया पीपल इज एबल टू स्टडी इन वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अर्बन एरिया में हमें जनरली देखने को मिलता है बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। सो बच्चों इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें अर्बन एरिया के जो लोग हैं वो अपनी स्किल डेवलप कर सकते हैं, वो अच्छे से एजुकेशन ले सकते हैं, कोई भी टेक्निकल एजुकेशन है या मैनेजमेंट एजुकेशन है वो इजीली ले सकते हैं। वहीं बच्चों अर्बन एरिया में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, अच्छे वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, इनकी हमेशा कमी पाई जाती है। वहीं अगर हम देखें, अर्बन पीपल हैव अ वेराइटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब अर्बन एरिया में जो लोग रहते हैं बच्चों, उनको पहली बात तो एजुकेशन फैसिलिटीज़ है, सारी फैसिलिटीज़ है, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ है, प्लस उनको क्या मिलता है बच्चों? एम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। वहीं रूरल एरिया में ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। दे आर एबल टू लुक फॉर एन अप्रोप्रिएट जॉब टू सूट देयर क्वालिफिकेशन एंड स्किल। अब बच्चों अर्बन एरिया में जो लोग हैं वो यहाँ पे आराम से देख सकते हैं कि जो जॉब अप्रोप्रिएट जॉब उनकी स्किल्स और क्वालिफिकेशन से मैच करे वो आराम से ढूंढ सकते हैं अर्बन एरिया में। इसीलिए मैम अर्बन एरिया में ज़्यादातर अगर हम देखें सो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय ज़्यादातर पाए जाते हैं। वहीं अगर रूरल एरिया की बात करें तो रूरल एरिया में मैम इन रूरल एरिया जनरली पीपल आर अनएजुकेटेड और लो एजुकेशन लेवल। जनरली हमें क्या देखने को मिलता है, जो रूरल एरिया है, जो विलेजेस हैं, वहाँ पे मैम लोग ज़्यादातर तो क्या है? अनएजुकेटेड हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें उनकी जो सैलरी है मैम या फिर उनका जो लेवल है एजुकेशन का वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है बच्चों, अब एजुकेशन लेवल कम है, सो वहाँ पे कोई भी काम करने के लिए वो क्या होते हैं? रेडी हो जाते हैं, चाहे वो उनका
क्वालिफिकेशन से मैच ना करता हो या फिर उनकी स्किल से मैच नहीं करता हो, फिर भी बच्चों अब काम तो करना ही है, सो वो कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। रूरल एरिया पीपल इज इंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटी एंड पॉवर्टी रेट इज हाई इन अ रूरल एरिया। अब बच्चों रूरल एरिया में जो लोग हैं वो किस में लगे हुए हैं, प्राइमरी एक्टिविटी में ज़्यादा लगे हुए हैं। प्राइमरी एक्टिविटी यानी एग्रीकल्चर में, माइनिंग में, इनमें सबसे ज़्यादा लगे हुए हैं। और जो पॉवर्टी रेट है बच्चों वहाँ कहाँ, हमारे रूरल एरिया में ज़्यादा देखने को मिलती है। So rural area people can do any less productive work and less wage work। अब बच्चों पॉवर्टी को कम करना ही है, ऐसा नहीं कि इंसान भूखा मरे, नहीं कर सकता। सो बच्चों यहाँ पे पॉवर्टी को कम करने के लिए क्या करा जाता है, वो बहुत ही लेस प्रोडक्टिव वर्क करने के लिए भी तैयार है और बहुत कम वेज पे भी वर्क करने के लिए रेडी है। और इसी वजह से अगर हम देखें तो अर्बन एरिया में मैम हमें रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय ज़्यादा पाए जाते हैं और रूरल एरिया में हमें रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय बहुत कम मिलते हैं। आगे हम देखेंगे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई आर लेस women फाउंड इन अ रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय। अगर हम कहें सो मैम हमने एनालिसिस किया था, एनालिसिस करके हमने पाया था कि अगर हम रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो वहाँ पे जो मेल जो थे, मेल जो वर्कफोर्स था वो ज़्यादा था और विमेन वर्कफोर्स बहुत कम था। सो इसका क्या रीज़न है कि विमेन जो हैं या फिर जो फीमेल वर्कफोर्स है वो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में बहुत कम है। सो बच्चों इसको हम चार्ट से समझते हैं। ऑलरेडी ये चार्ट मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे लगाया है बच्चों, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। पर अगर क्वेश्चन ऐसा आता है, अगर क्वेश्चन छोटे मार्क्स का आता है, सो बच्चों इतना बड़ा चार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप छोटे में ही इसको समझा सकते हो। ठीक है बच्चों, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर लिखा हुआ है और ये क्या बताता है, ये मेल वर्कफोर्स और फीमेल वर्कफोर्स बताता है। अब बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें, सो सेल्फ एम्प्लॉयड की अगर हम बात करें, सो सेल्फ एम्प्लॉयड यहाँ पे कितना है, मेल में 52%, वही फीमेल में 52%, ठीक है, इक्वल है। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट की, सो मेल यहाँ पे कितना है 24%, ये हमारा 24%, वहीं विमेन कितनी है बच्चों 21%। वहीं बच्चों फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर की भी बात कर लेते हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में वैसे जनरली जो हमारा रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट आता है वो फॉर्मल सेक्टर में आता है। अब फॉर्मल सेक्टर में भी मैम अगर हम मेल और फीमेल की बात करें, सो अराउंड अपनी कंट्री में देखें, इंडिया में देखें, अगर 2017 और 18 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग देखें, सो अराउंड 24 मिलियंस जो है बच्चों वो मेल जो है मेल वर्कफोर्स वो लगी हुई है, हमारे रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड है। वहीं सिर्फ 6 मिलियन जो फीमेल है वो क्या है बच्चों, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है। सो बच्चों अगर हम देखें, सो क्या देखने को मिल रहा है, मेल ज़्यादा है किसमें, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय में, और विमेन बहुत कम है। सो बच्चों यहाँ पे ऐसा क्यों है, सो सिंपल सी बात है, विमेन्स जो है बच्चों बहुत ही कम एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। ठीक है, फैमिलीज प्रॉब्लम हो गई, इकोनॉमिक कंडीशन हो गई, और ये सब देखते हुए वो बहुत कम मोबिलाइज होती है, बहुत कम एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। और इसी रीजन की वजह से भी क्या होता है बच्चों, यहाँ पे रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में विमेन्स कम है। वहीं बच्चों ज़्यादातर अर्बन एरिया में देखा जाता है कि जो मेल हैं वो ज़्यादा होते हैं रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में, विमेन्स कम होती। इसका रीज़न है, देखो कोई भी वेज या सैलरी है, कोई एम्प्लॉयमेंट है, उसके लिए इंक्रीज क्या करता है बच्चों, वो करती है कि भाई हमारा इनकम लेवल या फिर पॉवर्टी को कम करने के लिए या हमारा इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी करने के लिए की जाती है। अब अर्बन एरिया में ज़्यादातर जो लोग रहते हैं, जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय से जिनकी फैमिली बिलोंग करती है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन वैसे ही अच्छी है, वो पुअर्टी से वैसे ही ऊपर है। सो बच्चों वहाँ पे जो मेल होता है वो ऑलरेडी उसकी वेज हायर होती है, उसकी सैलरी हाई होती है। सो उसकी सैलरी हाई होती है, सो वो फीमेल को क्या करता है, डिस्करेज करता है यहाँ पे रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के लिए। और इसी वजह से बच्चों क्या है वहाँ पे, यानी अर्बन एरिया में जो विमेन्स है वो कम है एम्प्लॉयमेंट के लिए। सो अगर हम कहें फीमेल वर्कर्स गिव प्रेफरेंस टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देन टू हायर्ड एम्प्लॉयमेंट। अगर हम बात करें, सो यहाँ पे बच्चों अगर हम देखें फीमेल वर्कर्स जो हैं वो यहाँ पे प्रेफरेंस किसको देती है, यहाँ पे देती है बच्चों सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को। ठीक है,
और रेदर देन यहाँ पे हायर्ड एम्प्लॉय को ज़्यादा यहाँ पे प्रेफरेंस नहीं देती है, किसको देती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को। क्यों? क्योंकि अगर हायर्ड हो गई हो, यानी कि यहाँ पे रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में आ गई, सो बच्चों मूव करना पड़ेगा, कहीं पे भी उनको भेज सकते हैं, इसलिए बच्चों वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना ज़्यादा प्रेफर करती है। It is because women both in a rural and urban area are less mobile and prefer to engage themselves in a self-employment। यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे जो वुमेन्स हैं, चाहे अर्बन एरिया की चाहे रूरल एरिया की, वो यहाँ पे बच्चों मूव करना पसंद नहीं करती है ज़्यादातर, इसीलिए बच्चों वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को चूज़ करती है रेदर देन रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट। सो बच्चों यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 14 को देखा और इसका आंसर हमने यहाँ पे समझा। आगे हम देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। एनालिसिस द रिसेंट ट्रेंड इन सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया। यहाँ पे दिखा रहा है बच्चों कि हमें एनालाइज करना है। क्या एनालाइज करना है? रिसेंट ट्रेंड जो है किसमें, जो सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन है, अभी जो सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन जो चल रहा है जिसमें वर्कफोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, उसका हमें रिसेंट ट्रेंड देखना है। ये बच्चों चार्ट मैंने आपकी सुविधा के लिए लगाया है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं क्लास में, जिसमें हमने ऑलरेडी सब कुछ कवर किया है। सो बच्चों ये वाला चार्ट क्या बता रहा है, 1972 और 3 से 2017 और 18 तक का डेटा बता रहा है, जिसमें बच्चों जो प्राइमरी, सेकेंडरी और हमारा जो सर्विस सेक्टर है, इसमें वर्कफोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं ये हमें बता रहा है। सो बच्चों ये क्या बता रहा है, ट्रेंड इन एम्प्लॉयमेंट पैटर्न सेक्टर वाइज एंड स्टेटस वाइज हमने नहीं लिया, हमने सेक्टर वाइज ही लिया है बच्चों, इसको हटा देते हैं, ठीक है। 1972 टू 2018। सो बच्चों अगर हम बात करें, सो इंडिया के या फिर जो अदर डेवलपिंग कंट्रीज के जो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये प्रेफर किया कि अगर किसी भी कंट्री को अगर डेवलप होना है, अभी डेवलपमेंट की स्टेज में अगर किसी भी कंट्री को डेवलप होना है, सो प्राइमरी जो सेक्टर है उसमें जो वर्कफोर्स लगी हुई है उसको मूव कर दो सेकेंडरी और हमारा टर्शरी सेक्टर में, तभी उस कंट्री का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। धीरे धीरे ये चीज़ अप्लाई भी करी गई, जो सेकेंडरी और जो टर्शरी सेक्टर है उसमें एम्प्लॉयमेंट जो है अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे डेवलप की गई, ज़्यादा की गई, ताकि लोग प्राइमरी सेक्टर से निकल के सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर की तरफ आए। सो बच्चों यहाँ पे आप ट्रेंड देख लेते हैं 72 से लेकर 2018 तक का। सो अगर हम बात करें प्राइमरी सेक्टर में, सो मैम अगर 1972 की बात करें तो अराउंड 74.3% जो हमारी वर्कफोर्स थी वो लगी हुई थी प्राइमरी सेक्टर का मतलब समझते हो ना, एग्रीकल्चर में, या फिर हम बात करें जो माइनिंग के हैं, या जो भी प्रोडक्शन हो रहा है किससे मिलकर हो रहा है, हमारे नेचुरल जो रिसोर्सेज है उनका यूज़ करके प्रोडक्शन हो रहा है। सो 74% जो हमारी पॉपुलेशन थी बच्चों किस में लगी हुई थी, प्राइमरी सेक्टर में लगी हुई थी। आगे हम बात करें अगर 1983 की बात करें, सो मैम 68.6% जो पॉपुलेशन थी। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, प्राइमरी सेक्टर से लोग निकल के कहाँ आ रहे हैं, यहाँ पे दूसरे सेक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चों प्राइमरी सेक्टर से में जो वर्कफोर्स थी वो कम हो रही है धीरे धीरे। 1993 में 64% हो गया, 2011-12 में 48.9 हो गया, और 2017-18 में 44.6% हो गया। यानी प्राइमरी सेक्टर में जो हमारी वर्कफोर्स थी क्या हो रही है, कम हो रही है, वर्कफोर्स लेस हो रही है, ठीक है। धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। अब कम हो रही है, वर्कफोर्स को तो कमाना तो ही है, वो किधर जाएगी, वो सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर की तरफ जाएगी। तो आप सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर का भी देख लेते हैं बच्चों। सो 1972 में हमारा जो सेकेंडरी जो था सेकेंडरी सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है बच्चों, प्रोडक्शन सेक्टर। सो मैम यहाँ पे 1972 में कितना था, 10.9% था, धीरे धीरे बढ़ रहा था। 1983 में 11.5 हुआ, 1993 में कितना हुआ, 16 हुआ, 2011-12 में हुआ 24.3%, 2017-18 में कितना हो गया, 24.4%। यानी कि प्राइमरी सेक्टर से जो हमारी वर्कफोर्स थी वो निकल के कहाँ, किस तरफ मूव हो रही है, सेकेंडरी सेक्टर की तरफ थोड़ा थोड़ा मूव होना शुरू हो गई। पहले जहाँ 11% मान के चलो 11% थी, वो धीरे धीरे बढ़ के कितनी हो गई, 24.4% हो गई। वहीं अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें, सो बच्चों सर्विस सेक्टर में और ज़्यादा मूव हुए हैं लोग। प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादातर लोग किसकी तरफ मूव हुए हैं, सर्विस सेक्टर की तरफ मूव हुए। वहीं अगर हम बात करें 72 की, सो मैम
14.8% जो हमारी वर्क फोर्स थी वो हमारे सर्विस सेक्टर में थी। अब धीरे धीरे ये भी बढ़नी शुरू हो गई थी। 1983 में हो गई थी बच्चों 16.9, 1993 में हो गई थी 20, 2011-12 में हो गई थी 26.8 और 17-18 में कितनी हो गई थी 31.0, यानी 31% हो गई थी। तो हमें देखने को मिल रहा है कि हमारा यहाँ पे वर्क फोर्स क्या हुई, डाइवर्ट हुई प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर की तरफ। ठीक है बच्चों, सो हम यहाँ पे एनालिसिस कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर शो अ सब्सटेंशियल शिफ्ट फ्रॉम फार्म वर्कर टू नॉन फार्म वर्कर। अब बच्चों जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स है इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर था प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है, अब बच्चों ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि सब्सटेंशियल शिफ्ट हो रहा है किससे, फार्म वर्कर को किस में आएंगे, प्राइमरी जो हमारी एक्टिविटी थी, प्राइमरी जो हमारा सेक्टर था उसमें फार्म वर्कर आते हैं। अब फार्म वर्कर से नॉन फार्म वर्कर यानी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर हमारा नॉन फार्म वर्कर है, उसकी तरफ क्या हुई है, हमारी वर्क फोर्स मूव करी है। In 1972 and 3, about 74% of workforce was engaged in a primary sector, and in 2011 or 12, this proportion has declined to about 50%. अगर हम देखें 1972 में यहाँ पे 74% जो वर्कफोर्स थी बच्चों वो किस में लगी हुई थी, प्राइमरी सेक्टर में लगी हुई थी। वहीं 11-12 की बात करें तो बच्चों ये कम होके कितनी हो गई, यहाँ पे देखो कम होके कितनी हो गई 48.9 हो गई, और 17-18 की बात करें तो वो और कम होके कितनी हो गई 14.6 हो गई, यानी लोग मूव कर रहे हैं सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर की तरफ। वहीं देखेंगे सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर आर शोइंग प्रॉमिसिंग फ्यूचर फॉर द इंडियन वर्कफोर्स। Share of these sector has increased from 11 to 24% and 15 to 27% रिस्पेक्टिवली। सो मैम अगर हम अभी हमारी वर्क फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की जो हमारा रिसेंट ट्रेंड है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो प्राइमरी सेक्टर में जो लोग लगे हुए थे, हमारी जो वर्क फोर्स लगी हुई थी वो अब मूव कर रही है सेकेंडरी और हमारी टर्शियरी सेक्टर की तरफ धीरे 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 धीरे। ठीक है बच्चों, आपको ये सारा डेटा थोड़ा याद कर लेना बच्चों, ताकि आप अगर क्वेश्चन पेपर में लिखो तो आपको याद रहे और आपके मार्क्स भी अच्छा है। तो बच्चों थोड़े बहुत डेटा याद कर लेना। आगे का क्वेश्चन है बच्चों, क्या कह रहा है, कंपेयर टू 1970 there has hardly been any change in the distribution of workforce across various industries. Comment क्या कह रहा है, ये कह रहा है कंपेयर करते हैं 1970 से, ठीक है 2018 का कंपेयर करते हैं 1970 से, there is a hardly been change, हमें बहुत कम चेंज देखने को मिलता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स वेरियस इंडस्ट्री में, यानी जो मूव हो रहे हैं हमें उसमें बहुत हार्डली चेंज देखने को मिलता है। सो क्या ऐसा है जो प्राइमरी सेक्टर में जहां 1972 में 74.3% जो हमारी वर्क फोर्स थी वो बच्चों 2017-18 में कितनी हो गई थी 14.6 हो गई। चेंज तो हुआ है, चेंज तो हुआ है। वहीं अगर हम बात करें 1972 और 3 में 10.9% था, वो बढ़ के कितना हो गया था 24.4%। वहीं अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें तो 14.8% हमारा 1972 में सर्विस सेक्टर में वर्कफोर्स लगी हुई थी, वो बढ़ के कितनी हो गई 31%। यानी चेंजेस तो हुए हैं, हम ऐसा नहीं कह सकते कि चेंजेस नहीं हुए, ठीक है थोड़ा बहुत चेंजेस तो हुआ ही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स का। सो यहाँ पे अगर हम देखें इट इज ट्रू दैट लेस मच चेंज इन ऑब्जर्व इन द डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा हार्डली चेंज नहीं हुए, यहाँ पे हम कह सकते हैं लेस चेंज हुआ है, यानी इतना चेंज नहीं हुआ जितना होना चाहिए, पर धीरे धीरे आने वाले टाइम में भी और चेंजेस हो जाए। ठीक है बच्चों, सो हम कहेंगे अब थोड़ा थोड़ा चेंजेस हुआ है ऑफ वर्कफोर्स अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्री। इट इज बिकॉज ऑफ द प्लान डिड नॉट एम्फेसाइज ऑन नीड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ। ठीक है बच्चों, अब ये ऐसा क्यों हुआ, मतलब इतना अच्छे से चेंज क्यों नहीं हुआ। सो बच्चों इसके लिए जो प्लानिंग थी या वो जो हम सोच के बैठे थे वो सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुई, इसी वजह से ये चेंजेस नहीं हुआ। ठीक है, नॉन एग्रीकल्चर रूरल एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री एंड स्मॉल स्केल विलेजेस एंड कॉटेज इंडस्ट्री। अब बच्चों यहाँ पे हमें
प्लान डिड नॉट एम्फेसाइज टू नीड फॉर अ डेवलपमेंट, क्या डेवलपमेंट होना चाहिए था, नॉन एग्रीकल्चर रूरल एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होना चाहिए था। अगर ये एम्प्लॉयमेंट होता सो मैम यहाँ पे जो वर्कफोर्स थी वो और ज़्यादा अच्छे से मूव हो पाती, या फिर अगर हम बात करें स्मॉल स्केल या विलेज या फिर कॉटेज इंडस्ट्रीज अगर अच्छे से चल रही होती सो भी ये एम्प्लॉयमेंट अच्छे से जनरेट करती। सो मैम ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन नंबर 15 के जैसा ही है, हमने सेम जो है हमारी यहाँ पे बच्चों क्या यूज़ की है, हमने सेम हमारी टेबल यूज़ की है जो क्या कर रही है, एनालिसिस कर रही है, कंपेयर कर रही है 2072 से लेकर 2017 और 18, सॉरी 1972 से लेकर 2017 और 18 तक का। सो बच्चों ये हमने कंपेयर करके देखा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्या कह रहा है, डू यू थिंक दैट इन द लास्ट 50 ईयर एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड इन द कंट्री इज commensurate with the growth of GDP in India? How? ये कह रहा है कि अगर हम बात करें, डू यू थिंक दैट हमारे जो लास्ट 50 ईयर है या लास्ट 70 ईयर है, हमने वैसे लास्ट 70 ईयर का डेटा देख लिया है, लास्ट 70 ईयर में जो हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है हमारी कंट्री में, उसके साथ जो ग्रोथ ऑफ जीडीपी है वो किस तरह से हुआ है। सो बच्चों हमने ये बहुत अच्छे से एनालाइज किया था, इवन हमने चार्ट भी देखा था, हमने जीडीपी का कुछ इस तरह से चार्ट देखे थे। जैसे हम बात करें कि हमारा एम्प्लॉयमेंट था, यहाँ पे ईयर थे, ठीक है, यहाँ पे ग्रोथ थी। सो हमारा एम्प्लॉयमेंट ऐसे, फिर ऐसे था, फिर एकदम ऐसे हो गया, फिर थोड़ा सा बढ़ा और कुछ इस तरह से। यहाँ पे बढ़ा कितना था, 2%। वहीं अगर हम हमारी ग्रोथ की बात करें, जीडीपी की बात करें, तो हमारा जीडीपी कुछ इस तरह से था, ठीक है। यानी कि हम कहेंगे कि हमारा ये हमारा जीडीपी है, ठीक है। मैंने सिर्फ समझाने के पर्पज से बच्चों बनाया है, इसका हमने रियल जो है चार्ट पहले ही समझ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा था एम्प्लॉयमेंट। सो बच्चों अगर हम लास्ट जब से हमारी जो कंट्री है इंडिपेंडेंस हुई थी उस टाइम से लेकर अगर हम 50 या 70 इयर्स का डेटा देखें, सो मैम हमें देखने को मिला था कि हमारी जो एम्प्लॉयमेंट में जो ग्रोथ हुई थी वो सिर्फ 2% की थी। वहीं अगर हम जीडीपी की ग्रोथ की बात करें तो जीडीपी में अच्छी खासी ग्रोथ हुई थी, फ्लक्चुएशंस हुए थे जीडीपी में, लास्ट 70 ईयर में फ्लक्चुएशंस देखने को मिले थे, पर यहाँ पे ग्रोथ हुई थी जीडीपी में। यानी कि हम कह सकते हैं ये वाली जो ग्रोथ थी जिसमें एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ, एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई, पर जीडीपी में बहुत अच्छे से ग्रोथ हुई। सो हम कहेंगे ये वाली जो ग्रोथ थी मैम, ये कौन सी थी, जॉबलेस ग्रोथ थी इन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में जो हमारे स्कॉलर हैं बच्चों, वो क्या कहते हैं इस तरह की ग्रोथ को, वो कहते हैं कि जॉबलेस ग्रोथ थी यहाँ पे। यानी कि बिना एम्प्लॉयमेंट जनरेट किए हुए भी हम क्या कर सकते हैं, हम गुड्स और सर्विसेज का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। सो बच्चों ये वाली जो ग्रोथ थी, इस ग्रोथ का मतलब क्या है, इस ग्रोथ का मतलब है कि पहले से जितने लोग लगे हुए हैं, अरे भाई किस यहाँ पे हमारी कंट्री में जितने लोग एम्प्लॉयड हैं वही बच्चों काफ़ी है और हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए। इसीलिए बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, कोई भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुआ। अब बच्चों ये वाली जो ग्रोथ है जो बताती है कि भाई जीडीपी में इंक्रीमेंट हुआ है बिना एम्प्लॉयमेंट जनरेट किए हुए, सो मैम ये क्या हो गया, हमारा जॉबलेस ग्रोथ हो गई एक तरह से, ठीक है। यानी बिना एम्प्लॉयमेंट के ग्रोथ हुई है। Jobless growth is a situation Indian economy without generating employment able to produce more goods and services। और मैम ये जो सिचुएशन थी यानी जॉबलेस ग्रोथ थी वो क्या थी इंडियन इकोनॉमी के लिए, कि यहाँ पे बिना एम्प्लॉयमेंट जनरेट किए हुए क्या हो रहा था, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे थे, हम गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कर पा रहे थे। सो मैम ये हमारा हो गया, ठीक है। सिंस द स्टार्टिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 आवर इकोनॉमी इज experiencing a gap between GDP and growth rate and employment growth rate, that is jobless growth। ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि 1991 में जब हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट हुआ था तब हमारा क्या हो गया था, जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट में बहुत ज़्यादा गैप हो गया था। उस टाइम जीडीपी बढ़ रही थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, जीडीपी में इंक्रीमेंट हुआ पर हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ने की जगह क्या होता गया और भी कम होता गया। सो मैम यहाँ पे हमें
कुछ क्या देखने को मिल रहा है, हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो क्या थी, जॉबलेस ग्रोथ। याद रखना यहाँ पे हमारा जो एम्प्लॉयमेंट था लास्ट 70 ईयर में कितना इंक्रीज हुआ, एम्प्लॉयमेंट की बात करें सो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ हमें सिर्फ 2% देखने को मिली। सिर्फ हमारी एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ कितनी हुई थी, 2% से हुई थी। सो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इज इट नेसेसरी टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन द फॉर्मल सेक्टर रेदर देन इन द इनफॉर्मल सेक्टर। क्या ये जरूरी है कि एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज हैं हमें फॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है रेदर देन हमें इनफॉर्मल सेक्टर में जनरेट करने की ज़रूरत है एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे, फॉर्मल सेक्टर में रेदर देन इनफॉर्मल सेक्टर। तो इसको समझने से पहले हम थोड़ा फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर को समझ लें। फॉर्मल सेक्टर क्या कहता है, या फॉर्मल सेक्टर क्या है। फॉर्मल सेक्टर को हम बच्चों ऑर्गेनाइज सेक्टर भी कहते हैं। इसको ऐसे कर लेती हूँ, फॉर्मल सेक्टर क्या बताता है, फॉर्मल सेक्टर कहता है कि जो वर्क फोर्स है, अगर जो सारे पर्सन हैं वो अगर किसी पब्लिक एंटरप्राइज में लगे हुए हैं, किसी पब्लिक सेक्टर में लगे हुए हैं, वो सारे किस में आते हैं मैम, हमारे फॉर्मल सेक्टर में आते हैं या ऑर्गेनाइज सेक्टर में। सो ऑल पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय, और पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय। ठीक है बच्चों, वहीं अगर हम बात करें, हमने कहा कि जितने भी पब्लिक सेक्टर में एम्प्लॉयज लगे हुए हैं वो किस में आ गए मैम, हमारे फॉर्मल सेक्टर में आ गए। अब ऑल पब्लिक सेक्टर यानी जो गवर्नमेंट जो सेक्टर में लगे हुए हैं, जो भी गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, उसमें लगे हुए हैं, वो सारे क्या है मैम, हमारे किसका पार्ट है, हमारे फॉर्मल सेक्टर या ऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है। ठीक है, अब अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, भाई प्राइवेट सेक्टर भी क्या होते हैं, फॉर्मल होते हैं। कैसे होते हैं, अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, सो अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी एंटरप्राइज जो किससे बनी है, 10 और 10 और मोर एम्प्लॉय, ठीक है, अगर कोई भी प्राइवेट सेक्टर है बच्चों, कोई भी प्राइवेट सेक्टर में कोई भी एम्प्लॉय लगा हुआ है, उस इंस्टीट्यूशन में 10 या 10 से ज्यादा क्या है मैम, एम्प्लॉयड वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है उनको। सो मैम वो भी क्या हो गया, हमारे ऑर्गेनाइज एंड फॉर्मल सेक्टर हो गए। अब इनका बेनिफिट क्या है, इनका बेनिफिट ये है कि इनका जो वेज है वो रेगुलर रहता है। ठीक है, इनको सोशल सिक्योरिटीज़ मिलती हैं, इनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। इनके लिए बच्चों फैक्ट्री लॉ भी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। वहीं इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें, सो इन दोनों को छोड़ के जितने भी हमारे एंटरप्राइजेज हो गए या फिर जितने भी इंडस्ट्रीज हो गई, वो किस में आ जाएगी, हमारी उसमें जो एम्प्लॉयज़ लगे हुए हैं वो आ जाएंगे मैम हमारे इनफॉर्मल सेक्टर में। अब इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, जो यहाँ पे रेगुलर वेजेस था बच्चों, यहाँ पे इनको मिल रहा था, फॉर्मल सेक्टर को उनको नहीं मिलेगा। वहाँ पे कैजुअल वेज वर्कर्स काम करते हैं, जनरली जो डेली वेजेस में होते हैं। ठीक है, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड जिनके क्या होते हैं, वहाँ पे 1 या 2 एम्प्लॉयज़ उनके अंडर काम करते हैं। इसके अलावा उनकी कंडीशन बहुत ख़राब होती है। वो जो एम्प्लॉयड हो, जो इनफॉर्मल सेक्टर में है बच्चों, उनको कोई भी तरह का कोई भी सोशल सिक्योरिटीज़ नहीं मिलते, कोई भी गवर्नमेंट बेनिफिट नहीं मिलता है या फिर कोई भी सोशल बेनिफिट नहीं मिलता है। अब बच्चों इंडिया की बात करें, सो इंडिया में अगर हम देखें, सो यहाँ पे बच्चों हमारी कंट्री में 6% जो है वो फॉर्मल सेक्टर में है। सिर्फ हमारी वर्क फोर्स जितनी है बच्चों इंडिया में, उसमें से सिर्फ 6% जो है वर्कर्स वो किससे बिलोंग करते हैं, वो किस में है, फॉर्मल सेक्टर में। और 94% जो है हमारा वर्क फोर्स वो कहाँ है बच्चों, इनफॉर्मल सेक्टर में। अब बच्चों क्योंकि फॉर्मल सेक्टर वालों को यानी फॉर्मल सेक्टर के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है,
ठीक है, उनकी जो सैलरी है वो भी रेगुलर है, उनके लिए बहुत सारे बच्चों प्रोविजंस बने हुए हैं, रूल्स और रेगुलेशंस बने हुए हैं। इनफॉर्मल सेक्टर वालों के लिए कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। अब बच्चों इन लोगों का डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ पे जो इनफॉर्मल सेक्टर के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो बहुत ही कम वेजेस में काम करते हैं, स्लम वाले एरिया में रहते हैं, जिनको पीने खाने के लिए अच्छी सी सुविधा नहीं है, इनको बच्चों इनका डेवलपमेंट करने के लिए ये जो है यहाँ से यहाँ मूव करने की कोशिश हो रही है। यानी जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग लगे हुए हैं उनको मूव करने की कोशिश कर रहे हैं फॉर्मल सेक्टर की तरफ, ताकि उनको भी क्या हो, सोशल सिक्योरिटीज़ मिल सके, सोशल बेनिफिट्स मिल सके। ठीक है, इसीलिए बच्चों अब फॉर्मल सेक्टर में क्या करा जा रहा है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट किया जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा जनरेट की जा रही है, जिससे इनफॉर्मल सेक्टर कम हो और फॉर्मल सेक्टर बढ़े। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैंने इसमें आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन समझा दिया। सो आगे समझ लेते हैं। With economic reform in 1991, there has been significant rise in a worker in informal sector. Since informal workers face uncertainty of making of living, it is surprising that such a high percentage of total workforce preferred to be employed in the informal sector. अगर हम 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात करें बच्चों, तो उस समय क्या देखा गया, उस समय जो हमारे इनफॉर्मल सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट था या हमारे लेबर फोर्स थी या वर्क फोर्स थी, वो ज़्यादातर क्या हुई, राइज हो गई। भाई जो हमारे वर्कर्स थे इनफॉर्मल सेक्टर में क्या हुए, अचानक से कैजुअल वर्कर्स जो है वो इंक्रीज होने लग गए। अब बच्चों इससे क्या हुआ, इनफॉर्मल सेक्टर में जो वर्कर्स थे उनको बहुत सारी अनसर्टेनिटी फेस करनी पड़ती है, ठीक है, खुद के जीवन को जीने के लिए। और यहाँ पे सच अ हाई परसेंटेज ऑन अ टोटल वर्कफोर्स, और हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज में क्या हुआ, इंक्रीमेंट देखने को मिला यहाँ पे, किससे, इनफॉर्मल सेक्टर में। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बच्चों जो हमारा सेल्फ एम्प्लॉयड है या रेगुलर सैलरीड जो एम्प्लॉयड थे वो भी मूव होना शुरू हो गए थे कैजुअल एम्प्लॉयमेंट की तरफ, कैजुअल वेज एम्प्लॉयमेंट की तरफ। ये देखने को मिला था हमें 1991 के बाद या 1991 में। All necessary steps should be taken to generate employment in the formal sector, which is only 7% at present। ठीक है, 7 या 6%, हम यहाँ पे 6% लेंगे, 6%। ठीक है, 2000 हमारा जो नया जो डेटा है वो 6% को दिखा रहा है। तो बच्चों अब क्या कर रहे हैं, अब गवर्नमेंट और जो हमारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर रहा है, अब यहाँ पे बच्चों क्या कर रहा है, ये जनरेट कर रहा है फॉर्मल सेक्टर के लिए अपॉर्चुनिटीज़। क्योंकि बच्चों अगर हम देखें इनफॉर्मल सेक्टर में हमारा सबसे ज़्यादा क्या है, हमारा वर्क फोर्स लगा हुआ है जिनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है, और हमारा फॉर्मल सेक्टर में सिर्फ 6% हमारा लेबर फोर्स है। अब बच्चों उनको सोशल सिक्योरिटीज़ देने के लिए, उनको बेनिफिट देने के लिए क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम नहीं मतलब गवर्नमेंट कर रही है, क्या कर रही है यहाँ पे, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट कर रही है, और ये करना ज़रूरी भी है बच्चों। ठीक है, ओके, सो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। अब बच्चों पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है, विक्टर इज एबल टू गेट वर्क ओनली फॉर 2 hours in a day. Rest of the day he is looking for a work. Is he unemployed? Why? That kind of jobs could person like Victor be doing? क्या कह रहा है, विक्टर है वो क्या करता है, 2 घंटे का जॉब करता है कहीं पे, ठीक है, और बाकी जो टाइम है उसमें क्या देखता है, वो काम ढूंढता है। ही इज लुकिंग फॉर अ वर्क। ठीक है, सो बच्चों क्या वो अनएम्प्लॉयड है, क्या हम इसको अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे, या फिर अगर हम उसको एम्प्लॉयड करेंगे तो वो कैसा एम्प्लॉयड है। सो बच्चों अगर आपको याद है तो हमने अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन देखी थी, जिसमें हमने कहा था कि कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसा कहते हैं कि अगर कोई पर्सन है, अगर वो हाफ डे जो होता है, पूरे डे का जो हाफ डे है उसमें 1 hour का भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाएगा, वो क्या है मैम, वो है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसा इकोनॉमिस्ट ने कहा था। सो बच्चों अगर ये पूरे दिन में 2 hours का काम कर रहा है, अगर ये 2 hours का भी काम नहीं करता तो हम इसको अनएम्प्लॉयड मानते हैं, पर ये 2 hours का काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, 2 hours का वर्क कर रहा है, सो मैम हम कहेंगे ये एम्प्लॉयड है। ये क्या है, एम्प्लॉयड है। अब बच्चों एम्प्लॉयड कौन सा है, तो मैम हम कहेंगे यहाँ पे रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड नहीं है, बल्कि ये क्या है, कैजुअल वेज एम्प्लॉयड, कैजुअल वेज एम्प्लॉयड।
तो यहाँ पे हम इसको किस कैटेगरी में रखेंगे, हम इस कैटेगरी में हम इसको रखेंगे। सो विक्टर इज एम्प्लॉयड बिकॉज वर्क फॉर 2 hours डेली फॉर विच ही गेट पेड, ही इज अ कैजुअल वर्कर। ठीक है बच्चों, तो हम कहेंगे इस क्वेश्चन का आंसर हम ऑलरेडी यहाँ पे समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 90 इज कंप्लीटेड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है you are residing in a village. If you are asked to advise the village panchayat, what kind of activities would you suggest for to improvement of your village, which would also generate employment? वैसे ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये थोड़ा अपने आप से एनालाइज करके लिखने वाला है। जैसे अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर लिख सकते हो। जैसे मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, तो अगर हम कहाँ रह रहे हैं, विलेज में रह रहे हैं, और अगर हमें एडवाइस करने को मिल रहा है पंचायत को, तो हम क्या कहेंगे भाई, अगर विलेज पंचायत है तो विलेज की डेवलपमेंट के लिए हम एडवाइस कर सकते हैं कि अगर जो चीज़ की कमी है हमारे विलेज में उसको पूरा करने के लिए, जैसे एरीगेशन और जो हमारे एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ की अगर कमी है सो वो प्रोवाइड करने के लिए हम बोल सकते हैं। अगर फर्टिलाइज़र की कमी आ रही है सो फर्टिलाइजर शॉप लगाने का बोल सकते हैं हम लोग। या फिर यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर जो एरीगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, पाइपलाइंस नहीं बिछी है, तो उनके लिए बोल सकते हैं। तो हमने कहा कि डिगिंग ऑफ वेल, फेंसिंग, बिल्डिंग रोड्स एंड हाउसेस, ये क्या हो सकता है हमारी तरफ से, क्या हो सकता है, एक तरह से एडवाइस हो सकता है। वैसे आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। ठीक है, हॉस्पिटल्स बनाना, छोटा मोटा कोई हॉस्पिटल होना चाहिए विलेज में, रोड अच्छी होनी चाहिए जिससे कि ट्रांसपोर्ट अच्छे से हो सके। इसके अलावा टेक्नोलॉजी या फिर आईटी जो है उसका भी धीरे धीरे डेवलपमेंट किया जाना चाहिए, ताकि जो लोग हैं, जो रूरल एरिया में जो लोग रह रहे हैं, जो विलेज में लोग रह रहे हैं, वो भी थोड़ा टेक्नोलॉजी को समझना शुरू करें और इससे हमें बहुत तरह से फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है बच्चों, सो हमारे क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, हु इज़ अ कैजुअल वेज वर्कर। कैजुअल वेज वर्कर कौन है अगर हम बात करें, सो मैम हमने वेज वर्कर में 2 तरह के वर्कर पढ़े थे। वेज वर्कर, हमारे वेज वर्कर थे, 2 थे। पहला था रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय, और दूसरा था मैम हमारा कैजुअल ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में के ये पार्ट थे मैम, जिसमें से सेल्फ एम्प्लॉयड तो अलग ही हो गया। सेल्फ एम्प्लॉयड यानी जिसने खुद को खुद से एम्प्लॉयड कर दिया, वो सेल्फ एम्प्लॉयड। वेज वर्कर्स में अगर हम बात करें तो वेज वर्कर्स में 2 तरह के वेज वर्कर्स थे। एक वो थे जिनको रेगुलर सैलरी मिल रही थी, जिनका एम्प्लॉय जो था, जिनका एम्प्लॉयर जो था वो क्या था मैम, एक ही होता रहता है। ठीक है, एक ही रहता है। और जिनको क्या मिलता है, जिनको परमानेंट बेसिस पे उनको रखा जाता है, हायर किया जाता है, और जिनकी जो सैलरी है वो क्या होती है, रेगुलर होती है। वही कैजुअल वेज वर्कर में जिनका वेजेस जो है मैम रेगुलर नहीं रहता है, इसके अलावा इनका वेज बहुत ज़्यादा कम होता है। यहाँ पे बच्चों ये डेली बेसिस पे या फिर कोई काम कंप्लीट करने के बेसिस पे क्या मिलता है, इनको यहाँ पे वेज प्रोवाइड होता है। ठीक है मैम, सो अगर हम कैजुअल वेज वर्कर की बात करें, दोज पीपल हु आर हायर्ड बाय देयर एम्प्लॉयर्स ऑन द नॉट रेगुलर एंड परमानेंट बेसिस। इनको बच्चों जो हायर करता है, जो एम्प्लॉयर, वो किस बेसिस पे हायर करता है, यहाँ पे नॉट रेगुलर और परमानेंट बेसिस, यानी कि टेम्परेरी बेसिस पे उनको हायर करता है। एंड डू नॉट गेट सोशल सिक्योरिटीज बेनिफिट। और बच्चों ये जो लेबर होते हैं, कैजुअल वेज लेबर, इनको किसी भी तरह के कोई भी सोशल सिक्योरिटीज नहीं मिलती है। सो आर सेड टू बी अ कैजुअल वर्कर्स। तो हम इनको क्या कहेंगे, कैजुअल वर्कर कहेंगे। इसमें कौन कौन से आ गए, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आ गए, डेली वेज वर्कर आ गए, डेली वेज वर्कर। ठीक है, ये हमारे किस में आ जाएंगे, हमारे कैजुअल वेज लेबर में आ जाएंगे। सो बच्चों
यहाँ पे कैजुअल वेज लेबर क्या होते हैं ये भी हमने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है हाउ विल यू नो वेदर अ वर्कर इज वर्किंग इन द इनफॉर्मल सेक्टर। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वर्कर है जो इनफॉर्मल सेक्टर में है और जो क्या है फॉर्मल सेक्टर में। तो बच्चों हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, फॉर्मल सेक्टर हम किसको कहेंगे, फॉर्मल सेक्टर की बात करें सो मैम फॉर्मल सेक्टर हम कहेंगे जहां पे क्या है, जहां पे जो भी एम्प्लॉय है या जो भी वर्कर है अगर वो लगा हुआ है किसमें, पब्लिक सेक्टर में, all workers, all person who is engaged in all public sector, that is called फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉय। ठीक है, इसके अलावा अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें सो मैम प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन यहाँ पे आ जाएंगे, कौन से पर्सन इंक्लूड होंगे। सो हम कहेंगे मैम प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी एंटरप्राइज है उसमें मैम एटलीस्ट अगर 10 और मोर देन 10 एम्प्लॉयज हैं, अगर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में या फिर प्राइवेट एंटरप्राइज में जो कि बनी हुई है 10 एम्प्लॉयज से या फिर मोर देन 10 एम्प्लॉयज से, जहां वर्किंग कर रहे हैं, जिनको 10 से ज़्यादा जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, सो मैम हम कहेंगे वो किस में आ गए, फॉर्मल सेक्टर में आ गए। इनको क्या मिलता है, इनको रेगुलर बेसिस पे सैलरीज मिलती हैं, इनको बहुत सारे सोशल बेनिफिट्स मिलते हैं और मैम इनको यहाँ पे इनके लिए फैक्ट्री लॉ भी एप्लीकेबल है। वहीं इनके अलावा जो हो गया मैम किस में आ जाएंगे, इनफॉर्मल सेक्टर में आ जाएंगे। सो मैम अगर हम इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें सो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इसको हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी कहते हैं, इनफॉर्मल को, इसको ऑर्गेनाइज कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइज। ये हमारा अनऑर्गेनाइज। दिस सेक्टर इंक्लूड्स ऑल दोज प्राइवेट सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग लेस देन 10 वर्कर्स, जिसमें 10 से ज़्यादा जो हैं हमारे एम्प्लॉयज़ लगे हुए हैं, 10 से कम एम्प्लॉयज़ अगर प्राइवेट सेक्टर में लगे हुए हैं सो मैम वो केस में हो गए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो गए। उसके अलावा एग्जाम्पल में देखें सो एग्रीकल्चर लेबर हो गए, फार्मर्स हो गए, ऑनर ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस हो गए, ये सब क्या है मैम, ये सब अनऑर्गेनाइज्ड या फिर हमारे इनफॉर्मल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। The workers in this sector are called informal workers, और हम कहेंगे ये जो है मैम इसमें लगे हुए जो वर्कर्स हैं वो किस में हो गए, हमारे इनफॉर्मल सेक्टर में आ गए। ठीक है, सारे लेबर हो गए, डेली वेज वर्कर हो गए, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए, उसके अलावा मैम फार्मर्स हो गए जो खुद ही क्या करते हैं, अपनी लैंड पे क्या करते हैं, काम करते हैं। ऑनर ऑफ अ स्मॉल एंटरप्राइज, स्मॉल एंटरप्राइज में भी बच्चों 10 एम्प्लॉयज़ नहीं रखे जाते हैं, थोड़े बहुत एम्प्लॉयज़ रखे जाते हैं। सो ये सब इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। सो मैम हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर 22 करके, और हमारा जो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आगे भी हम कहेंगे द वर्कर आर नॉट एंटाइल्ड टू सोशल सिक्योरिटीज बेनिफिट, इनको कोई भी सोशल सिक्योरिटीज बेनिफिट नहीं मिलता है। द वर्कर्स कैन नॉट फॉर्म ट्रेड यूनियन एंड आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय लेबर लॉ, ये लेबर लॉ से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रोटेक्टेड भी नहीं होते हैं और इनको किसी भी तरह की कोई भी ट्रेड यूनियन ये नहीं बना सकते। सो मैम यहाँ पे इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है हमने अच्छे से समझा है। सो बच्चों हमने हमारा जो चैप्टर नंबर 7 था जो कि एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड था उसके हमने NCERT क्वेश्चंस कर ली। आई होप सो कि आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।